बैक 3 ईयर क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास घटनाचक्र पूर्व अवलोकन और हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी उसका नाम था हुएनसांग। हुएनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। हुएनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार तथा इसके यात्रा विवरण को सी यू की कहा जाता है। हुएनसांग बौद्ध था। सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ये हुएनसांग से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में या 637 ईस्वी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम इसकी व्याख्या देखेंगे। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 से 695 ईस्वी, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वे अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वे दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए भी चीन वापस लौट गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो इसमें हुंडी से आशय क्या है देखिएगा, विनिमय पत्र। ये इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है। भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है तथा इसे हुंडी कहा जाता है। व्यापार में माल का क्रय एवं विक्रय नगद और उधार पर किया जाता है। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नगद होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है और सौदों का मूल्य तुरंत ना चुकाकर भविष्य में चुकाता है तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्रांक माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है। आधुनिक समय में इन साख पत्रों को विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा विपत्रों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? जो चीनी लेखक हैं भारत का उल्लेख यिन तू के नाम से करते हैं। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिन तू तथा थियान तू नाम से किया है। गाइज, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। एक बात और बतानी है आप लोगों को, हम लोग इतिहास और भूगोल का घटना चक्र तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम यूपी जीके और करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करना चाहते हैं। अगर आप लोग इससे सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कब से हम ये लोग क्लास शुरू करें। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके विनाश का कारण थे मुसलमान, ऐसा कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। ये भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। देखिए, विहार लिखा है ना कि बिहार। विहार किसे कहते हैं? जिसमें जो बौद्ध मत थे वो अपना निवास करते थे, उसको विहार कहा जाता था। दिए गए विकल्पों में बिहार प्रांत में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। याद रखिएगा, कुमारगुप्त फर्स्ट ने दिया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में। बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नालंदा कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन को से हटकर कन्नौज हो गया था। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया था। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज गंगा यमुना दोआब में स्थित होने तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण 3 शक्तियों, कौन सी 3 शक्तियाँ थीं? ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बना था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 शक्तियों में कौन नहीं आता है, तो आप लोग याद रखिएगा 3 शक्तियों में जिनके आते हैं नाम वो हैं पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। गाइज, ये क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट है, जिस भी एग्जाम में जीके पूछा जाता है, चाहे वो आपका एसएससी हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, बीडीओ, जिसमें भी जीके आता है, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध संगति में भाग लिया। चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। ना ही एक सही है और ना ही दोनों सही है। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। चीनी तीर्थयात्री फाहियान गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये पूछा हुआ सवाल है कि फाहियान किसके दरबार में, किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। सेकंड याद रखिएगा, फर्स्ट नहीं ऑप्शन में, क्योंकि फर्स्ट भी दिया रहता है। तथा उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग ने 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हर्ष हुएनसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। हुएनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था तथा वे पूर्ण बौद्ध बन गया था। गाइज आप लोग बताइएगा चैत्य विहार में क्या डिफरेंस है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्री और उनका भारत भ्रमण का वर्ष क्या है? देखिए ये ROARO 2021 में ही पूछा गया है, बहुत नया सवाल है, लेकिन इसकी व्याख्या देखेंगे। फाहियान के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष 402 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रही है। हुएनसांग का भारत भ्रमण 629 ईस्वी से 645 ईस्वी रही है और इत्सिंग का भारत भ्रमण 671 से 695 ईस्वी था, जबकि अल मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी में भारत का भ्रमण किया था। गाइस आप लोग इसको देख करके नोट्स बना लीजिएगा इसके, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिया है ये गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुएनसांग, अबू ज़ईद, अल मसूदी तथा अलबरूनी ने किया है। शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही सही हैं। देखिए ये भी PCS 2020 में ही पूछा गया सवाल है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुएनसांग, अबू ज़ईद तथा अल मसूदी व अलबरूनी ने किया है। कथन एक सही है। शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। अब ये अलग एक सेंटेंस देखकर ही पूछ सकता है कि शामपुर यात्रोत्सव का संबंध किससे है, तो सूर्य पूजा से है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास और संबंध का बनना। तो सही हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसका सही है। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और यहाँ से एक क्वेश्चन मिला कि अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का। अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम अश्वघोष प्रथम शती ईस्वी में बुद्धचरित किसकी रचना है? ये अश्वघोष की। इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया गया है। सामंती व्यवस्था का अनुकरण शक कुषाण काल में हुआ तथा राजपूत काल तक आते आते ये समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाणों से लेकर राजपूत काल, सल्तनत काल तथा मुगल काल तक प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनी रही। इस व्यवस्था के चरमोत्कर्ष काल में भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सामंतों के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता अत्यंत निर्बल हो गई। अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतः सामंतों पर ही आश्रित रहने लगे। सामंतवाद के विकास के सामाजिक आर्थिक कारण शक और कुषाण में स्पष्ट होने लगते हैं। इस समय ग्रामों में ग्रामपतियों का एक संपन्न वर्ग उठ खड़ा हुआ, जिसकी अधीनता में निर्धन किसानों का वर्ग था। इसके साथ ही विदेशी जातियों ने कुलीन शासक वर्ग का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ। भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न थी। भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व पाया जाता था, अर्थात सामंती व्यवस्था से भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ। गाइस क्वेश्चन लगाने के साथ साथ हमें इसकी व्याख्या पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इसकी व्याख्या नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।